नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन की जो अपनी लेक्चर श्रृंखला चल रही है उसके हम चैप्टर नंबर 3 पे आ चुके हैं। पहले चैप्टर के अंतर्गत हमने बात की थी कि ये प्रशासन, लोक प्रशासन और प्रबंधन क्या होता है, अर्थ, प्रकृति, महत्व, उसके अलावा विकसित विकासशील देशों में किस तरीके से जो है वो प्रशासन रहा है या लोक प्रशासन रहता है। एंड उसके अलावा हमने विभिन्न प्रकार के अधिगम पढ़े थे रिगार्डिंग टू दी लोक प्रशासन। सेकंड चैप्टर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की थी या कुछ परिभाषाओं की बात की थी, जिनमें मैंने एक आपको सबसे शुरुआत अगर की थी तो शक्ति के रूप में बात की थी। शक्ति के बाद में मैंने कहा था कि सत्ता पे आते हैं हम, शक्ति बात की थी एंड शक्ति के बाद में हमने बात की थी सत्ता। एक एक करके हम एक चैप्टर 2 को रिवाइज करते हैं और चैप्टर 3 जो अपना है वो संगठन के कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करता है, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है पद सोपान, दूसरा सिद्धांत है नियंत्रण का क्षेत्र और तीसरा सिद्धांत है आदेश का एकता। एक्चुअली में संगठन जो बनता है उसके और भी अलग अलग सिद्धांत होते हैं, लेकिन उन्होंने 3 सिद्धांतों पे ही फोकस करने को बोला है, तो हम उसी सिद्धांतों पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आप दूसरा चैप्टर रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा था। दूसरे चैप्टर में हमने बात की थी शक्ति की। शक्ति को मैंने बोला था कि पावर। दूसरा चैप्टर हमने एक तरीके से जो इस संगठन के अंदर कर्मचारी जो लगे हुए हैं या जो अधिकारी हैं और अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं उनके रिगार्डिंग बात करी थी कि उनको शक्ति तो लीगल नहीं होती है, लेकिन शक्ति में लीगलिटी मिला दी जाती है, तो उसका नाम सत्ता रख दिया। और सत्ता के साथ में मैंने बोला कि जब सत्ता आएगी तो उसके साथ में उत्तराधिकारी आएगा, उत्तरदायित्व भी आएगा। ठीक है, उत्तरदायित्व यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे ही अथॉरिटी आएगी उसके साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। हर कर्मचारी या हर पोस्ट के साथ में अगर वहाँ पे उन्हें सत्ता दी गई है तो उसके साथ साथ में उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। और फिर एक और कॉन्सेप्ट दिया था प्रत्यायोजन का, कि अगर मान लीजिए कि इसका सत्ता इसके पास में अधिक है और उत्तरदायित्व भी अधिक हैं, यानी कार्य इसके पास में अधिक हैं और अकेला नहीं संभाल सकता है, तो उच्च अधिकारी जो है वो उन कार्यों को निम्नस्थ अधिकारियों के लिए जो है प्रत्यायोजित कर सकता है, डेलीगेशन कर सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने जो है वो मोस्टली लोक प्रशासन में जो पोस्ट होती हैं, पद होते हैं, उनके रिगार्डिंग देखे थे। शक्ति, उसके बाद में उसमें वैधता मिलाई यानी लीगलिटी मिलाई तो सत्ता, और सत्ता के साथ में मैंने बोला कि उत्तरदायित्व आता है, और उसके बाद में जो है वो उसका प्रत्यायोजन भी किया जा सकता है कि अगर आपके पास में सत्ता अधिक हो गई है तो उसका प्रत्यायोजन किया जाना। ठीक है, अभी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हम संगठन के कुछ सिद्धांत देखने वाले हैं। पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र और आदेश की एकता। बहुत आसान कॉन्सेप्ट हैं, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने टू द पॉइंट एंड क्रिप्स नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर चाहो तो आप पीएचडी कर सकते हो, चाहो तो बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन जैसा आरपीएससी आपसे चाहती है कि आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि जो सिलेबस में लिखा है वो आपको पता हो। ठीक है, वैसे पद सोपान वाला कॉन्सेप्ट है वो तो मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको, थोड़ा बहुत समझ में भी आ चुका है। हायरार्की वाला, ऊंच नीचे वाला सिस्टम, उच्चस्थ अधिकारी, उसके नीचे निम्नस्थ अधिकारी, ये सब संगठन के अंदर रहता ही रहता है। ठीक है, नियंत्रण का क्षेत्र और आदेश की एकता, ये दो नए शब्द होंगे, इन्हें बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहता हूँ आपके लिए। बट उससे पहले एक पॉइंट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जब बोला कि संगठन के सिद्धांत, तो संगठन के सिद्धांत ये 3 ही नहीं होते हैं, संगठन के और भी सिद्धांत होते हैं। मतलब कोई भी संगठन क्यों बनाया जाता है? संगठन किसी 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह जो किसी एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं, वो संगठन होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर के अंतर्गत इसे क्लियर कर दिया था। अब संगठन बनाया है तो कोई इसका ऑब्जेक्टिव होगा, कोई उद्देश्य होगा, तभी संगठन बनाया है। या तो राजनीतिक संगठन हो सकता है, राजनीतिक नहीं है तो हमारे लोक प्रशासन के अंतर्गत बात करें तो विभाग हर डिपार्टमेंट के संगठन हो सकते हैं। तो इनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा ही होगा। पंचायती राज विभाग का या पंचायती राज संगठन का उद्देश्य होगा पंचायती राज का डेवलपमेंट करना। शहरी निकाय अगर कोई संगठन है तो उसका उद्देश्य होगा शहरों का डेवलपमेंट करना। अगर जेडी अगर मैं बोलता हूँ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक पूरा संगठन बनेगा ऊपर से नीचे। सबसे ऊपर सीईओ होगा, फिर उसके नीचे मैनेजमेंट करने वाले और उसके सीईओ के नीचे रहने वाले होंगे, फिर और उनके नीचे अधीनस्थ कर्मचारी, और फिर नीचे लोअर लेवल पे जो सबसे बड़े लेवल पे काम करने वाले और ज़्यादा जो है कर्मचारी होंगे। तो संगठन का तो आप पहले ये पिरामिड तो देख चुके हैं, संगठन हमेशा पिरामिड नुमा होता है।
ठीक है, ये आप देख चुके हैं। तो अगर मैं एक बात करूं कि संगठन में अगर सिद्धांत बनाए जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत आएंगे। उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, उसमें विशेषीकरण करना, फिर उसमें इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिफाइन करना, स्केलर चेन को डिफाइन करना, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एफिशिएंसी, सिंपलिसिटी, ये सब डेवलप करना। लेकिन हमें पढ़ने कौन कौन से हैं? हमें पढ़ने हैं ओनली 3। पहला एक स्केलर चेन, जिसे हम हायरार्की भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी पदानुक्रम भी बोल सकते हैं। उसके अलावा यूनिटी ऑफ कमांड और उसके अलावा स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, पहला से समझते हैं। पहला मैंने बोला हायरार्की, ठीक है, या पदानुक्रम, ठीक है, पदानुक्रम, या यहाँ पे स्केलर चेन भी इसे बोला जा सकता है, स्केलर चेन। पदानुक्रम का मतलब सीधा सीधा आप पहले भी समझ चुके हैं, और ये है कि ये पिरामिड में ऊपर वाले जो लोग हैं उनके पास में डिसीजन मेकिंग की क्षमता अधिक है और उनके पास में पावर या अथॉरिटी अधिक मात्रा में। पावर या अथॉरिटी, चूँकि अब मैं उसे अथॉरिटी बोलूँगा क्योंकि उसमें लीगलिटी मिली हुई है, तो इनके पास में अथॉरिटी ज़्यादा है, लेकिन ऊपर वाले लोगों की संख्या कम है। ठीक है, ऊपर वाले लोगों की संख्या कम है। नीचे वाले लोग जो हैं इनके पास में अथॉरिटी बिल्कुल नाम मात्र है, इनके पास में डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं है, लेकिन इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। जिसका एग्जाम्पल आप जो है वो देख सकते हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से देख सकते हैं, या किसी भी जिला प्रशासन में, जिला अपना जिला होता है उसके अंतर्गत राजस्व डिपार्टमेंट से देख सकते हैं। जैसे हम पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस का सबसे ऊपर डीआईजी होता है, उसके नीचे आईजी होते हैं, फिर उसके नीचे एसपी होते हैं, फिर डीएसपी होते हैं, फिर सीआई आते हैं, फिर उसके बाद में एसआई आते हैं, एंड उसके बाद में एएसआई आते हैं, एंड फिर उसके बाद में अपना हेड कांस्टेबल आते हैं और कांस्टेबल आते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक जो है वो हायरार्की इस तरीके से चलती है। अब ऊपर वाले लोगों के पास में क्या ज़्यादा होगी? पावर यानी अथॉरिटी। ठीक है, लीगलिटी है तो अथॉरिटी, इनके पास में अथॉरिटी ज़्यादा होगी, लेकिन ऊपर वाले लोग कम होंगे। ऑल राजस्थान लेवल पे सिर्फ एक ही डीआईजी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में नीचे की साइड में आईजी होते हैं, संभाग लेवल पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एसपी जिले लेवल पे होते हैं। तो धीरे धीरे नीचे वाले पे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और ये सब एक तरीके से, इस तरीके से एक सीढ़ी नुमा प्रोसेस बनती जा रही है। और इसमें होगा क्या कि अगर कोई ऊपर वाला पोस्ट का कोई अधिकारी है तो वो अपने नीचे वाले पोस्ट के अधिकारी के साथ में ही कांटेक्ट में रहेगा। डीआईजी को कभी भी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल से कांटेक्ट करने की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इससे एक पूरा फायदा होता है एक संगठन का, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करने वाला है सबसे ऊपर वाला, क्योंकि सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग सबसे ऊपर वाला अधिकारी करता है, तो उसके पास में रिपोर्ट्स आती रहेंगी नीचे की साइड से। ये इधर रिपोर्ट्स भेजेगा, ऊपर की साइड में हेड कांस्टेबल जो है वो एसआई को, एसआई से सीआई और डीएसपी, एसपी होते हुए आईजी के पास में, एंड लास्टली डीआईजी के पास में रिपोर्ट्स आएंगी। ठीक है, तो ये पदानुक्रम बनाना जरूरी होता है किसी भी संगठन में, क्योंकि एक नेतृत्व अगर ऐसा बना दिया जाता कि डीआईजी को सबसे बड़ा बना देते और उसके बाद में बीच वाले सिस्टम को काट देते और कांस्टेबल को रख देते, तो ये संगठन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। एक हायरार्की बनानी जरूरी होती है संगठन के अंतर्गत। सबसे ऊपर वाले व्यक्ति के पास में अधिक पावर देना जरूरी होता है, उसके संख्या कम रखना होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पहले वाले आदमी को होती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो है वो संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? पदानुक्रम। अब इसमें आपको दिख रहा होगा सीढ़ी नुमा दिख रहा है, तो ये क्या हो गया अपना, इसे हम सीढ़ी नुमा भी बोल देते हैं। क्योंकि आपको ये पिरामिड जैसा दिख रहा है तो इसे पिरामिड आकृति भी बोल देते हैं, और ये क्या है अपना पदानुक्रम। ठीक है, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? स्केलर चेन। ओके, और उसके अलावा हम इसे पद सोपान भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट अपना हम समझने की कोशिश की, पद सोपान। ठीक है, उसके बाद में अगर दूसरा है पॉइंट, और वो दूसरा पॉइंट हमें देखना है या प्रिंसिपल आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखना है, तो यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, और तीसरा हमें देखना है स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब यूनिटी ऑफ कमांड को समझने की कोशिश करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, इसका हिंदी होता है आदेश की एकता, और इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई संगठन है, इस तरीके से संगठन जब भी बनाऊं, इस संगठन में एक कर्मचारी को ऊपर से सिर्फ एक उच्च अधिकारी ही निर्देश दे सकता है। इस तरीके से ये हो गया आदेश की एकता। इसका मतलब ये नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे एएसआई है, एक एएसआई, ठीक है, और दूसरा एएसआई भी है, दोनों की पोस्ट सेम है। ठीक है, तो एक
ये कांस्टेबल है, मान लेते हैं ये कांस्टेबल है, मैं उसी तरीके से पुलिस सिस्टम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कांस्टेबल है, ये कांस्टेबल जो है वो इस एएसआई के अंडर में आ रहा है, यानी आदेश की एकता। ये इसको आदेश देगा और इस कांस्टेबल को उसको फॉलो करना पड़ेगा, ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर गलती से ऐसा हो गया कि इस कांस्टेबल को इन दोनों लोगों के अंडर में डाल दिया, इस एएसआई के और इस एएसआई के अंडर में डाल दिया, तो होगा क्या, ये बोलेगा कि आप XYZ गांव में जाओ, उस गांव में जाके आप जो है वो रिपोर्ट लेके आओ, और दूसरा वाला बोलेगा नहीं आप हमारे घर जाओ और हमारे घर से कुछ खाना लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी एक कर्मचारी का एक उच्च अधिकारी, सीधा सीधा सा मतलब है आदेश की एकता। एक व्यक्ति एक ही ऊपर वाले उच्च अधिकारी का आदेश मान सकता है, सीधा सीधा आदेश की एकता ये हो गई। ऊपर वाले अगर दो हो गए तो पूरा संगठन गड़बड़ होने लग जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक एक व्यक्ति, अगर नीचे कर्मचारी है तो ऊपर वाले एक व्यक्ति का ही आदेश मानेगा, उसी के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। अगर सेम पोस्ट वाले 2-3 लोग इसको आदेश देने लग जाएंगे तो ये कन्फ्यूजन में आ जाएगा और कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ये क्या कहलाती है, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, और एक पॉइंट आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का क्षेत्र। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नियंत्रण का क्षेत्र, ठीक है, नियंत्रण का क्षेत्र मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी में ऊपर की साइड में CEO होते हैं, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, फिर कुछ ऑफिसर्स रेंज के कुछ कर्मचारी होते हैं, फिर उसके नीचे काम करने वाले एग्जीक्यूटिव, फिर उनके डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, HR डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, उसके अलावा अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, उसके अलावा और भी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इन सब के अलग अलग मैनेजर्स भी होंगे। इन सब के ऊपर ऊपर की साइड में CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, फिर इनके नीचे कर्मचारी होते हैं जो कि काम करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर करने वाले कर्मचारी होंगे। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब हुआ कि एक अधिकारी के अंतर्गत कितने लोग काम कर सकते हैं, उसकी क्षमता। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है वो एक मैनेजर है, और उस मैनेजर के अंतर्गत, मैनेजर है सेल्स डिपार्टमेंट का, उस मैनेजर के अंतर्गत कितने लोग काम कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल। उस मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल। मान लीजिए कि यहाँ पे शुरुआत में 5 या 6 लोग काम कर रहे थे, सबको ये अच्छे मैनेजर अच्छे से मैनेज कर रहा था, लेकिन कंपनी को ज़रूरत पड़ी कि सेल्स डिपार्टमेंट में हमें और लोग बढ़ाने हैं, और उन्होंने संख्या 5-6 से ज़्यादा बढ़ा करके 50 और 60 कर दी। तो अब ये अकेला मैनेजर इन 50-60 लोगों को नहीं मैनेज कर सकता, इसलिए सेल्स डिपार्टमेंट में उन्हें और मैनेजर या सब मैनेजर बनाने पड़ेंगे। ये जो है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, यानी एक अधिकारी अपने नीचे कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, ये क्षमता। भाई हर चीज़ की लिमिट होती है, एक अधिकारी सिर्फ 10 लोगों को, 5 लोगों को कंट्रोल कर सकता है, उससे ज़्यादा कंट्रोल करने जाएगा तो सबकी रिपोर्ट नहीं ले पाएगा, सबकी तरफ से फीडबैक नहीं ले पाएगा, सब लोग कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस सब को चेक नहीं कर पाएगा। ये क्या कहलाता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से मैंने समझाए। पद सोपान, हायरार्की, ऊपर से नीचे ये पूरा सिस्टम चलना ही क्या कहलाता है, पद सोपान। ये उच्च अधिकारी, ये निम्नस्थ अधिकारी, उच्च अधिकारी के ऑर्डर आएंगे, निम्न अधिकारी को फॉलो करने पड़ेंगे, और उसके बाद में रिपोर्ट ऊपर की साइड में देनी पड़ेगी। ये तो होता है पद सोपान। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट आया था यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये हुआ, एक व्यक्ति को, एक अधिकारी या एक कर्मचारी को सिर्फ एक अधिकारी ही जो है वो आदेश दे सकता है, ना कि 2-3 लोग आदेश देने लग जाएंगे। ठीक है, 2-3 लोग आदेश देने लग जाएंगे तो नीचे करने वाला, काम करने वाला कर्मचारी भ्रमित हो जाएगा और कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो वो क्या कहलाता है, आदेश की एकता। एक व्यक्ति को सिर्फ एक व्यक्ति ही आदेश दे सकता है, ना कि 2-3। उसके बाद में कंट्रोल ऑफ स्पैन। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का क्षेत्र, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी एक अधिकारी पोस्ट का व्यक्ति नीचे कितने लोगों को कंट्रोल कर रहा है, ये पूरा उसका स्पैन यानी क्षेत्र, नियंत्रण का क्षेत्र। ठीक है, ये अपने 3 कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा भी आपको कॉन्सेप्ट हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एफिशिएंसी, सिंपलिसिटी, इवन एक 10-12 कॉन्सेप्ट और आते हैं, बट वो हमें नहीं देखते हैं। तो हमें क्या देखना है, इन 3 कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से। अब होगा क्या, ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, अब आपको इसमें करना क्या होगा। ठीक है, आप चाहें तो बहुत सारी किताबों में 50 लोग परिभाषाएं दे रहे होंगे, उन सब परिभाषाओं को याद कर लीजिए, लेकिन
उसका बर्थेट नहीं होगा। जो चीज़ जितनी है उसको उतने ही आधार पे रखनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा पद सोपान, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए कि ये पद सोपान क्या है, इसका अर्थ या परिभाषा क्या है, ये इसके की पॉइंट्स क्या हैं, वो की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। की पॉइंट्स इवन परिभाषा में एक तो जनरल परिभाषा देख लेंगे, और किसी व्यक्ति ने, 2-3 व्यक्तियों ने कुछ स्पेशल परिभाषा दी है तो उस परिभाषा को भी हम देख लेंगे, की पॉइंट्स है और परिभाषा को देख लेंगे। उसके बाद में पद सोपान के विशेषताएं क्या हैं, इसकी फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, पद सोपान के लाभ क्या हैं, पद सोपान की हानि क्या है। बस ये टॉपिक इतना अपना होगा। तो मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। आई थिंक आपको बेस्ट मिलेंगे, बेस्ट तरीके से दिखेंगे। एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है अपना पद सोपान, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हायरार्की। ओके, हायरार्की। अगर हम सोशियोलॉजी में जाएं तो वहाँ पे एक शब्द आता था स्तरीकरण या संस्तरीकरण, तो वहाँ पे मैंने स्ट्रेटिफिकेशन शब्द यूज किया था। वहाँ पे भी ऊंच नीच का सिस्टम होता है, पूरी हायरार्की जैसी ही रहती है, लेकिन वो शब्द सामाजिक था, सोशल था, तो उसका नाम हमने क्या दे दिया, संस्तरीकरण या स्तरीकरण, और उसे इंग्लिश में हमने स्ट्रेटिफिकेशन बोल दिया। ये शब्द जो है वो प्रशासनिक है, और प्रशासन में अगर ऊंच नीच का पूरा सिस्टम फॉलो हो रहा है तो वो क्या बोल देंगे हम, पद सोपान, हायरार्की। ठीक है, इसके अन्य नाम पदानुक्रम, सीढ़ी नुमा प्रक्रिया, पद श्रृंखला सिद्धांत, सीधा ये बोल देंगे। इसका अर्थ, हायरार्की निम्न पर उच्च का नियंत्रण अथवा सत्ता, यानी निम्न जो है और ये उच्च है, इस निम्न पर ऊपर वाले का जो है वो नियंत्रण है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अपना एक तरीके से पद सोपान का बेसिक अर्थ हो गया। और पद सोपान किसी भी औपचारिक यानी फॉर्मल संगठन के लिए बहुत ज़्यादा अहम और आधारभूत अंग होता है। इसके आकार अपना पिरामिड नुमा होता है, और उसके अलावा मुने और रिले ने बोला कि इसका आकार सीढ़ी नुमा होता है, तो दोनों ही मान के चलिएगा। ओके, वो चीज़ें वही हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट को हम लेके चलते हैं तो ऊपर की साइड में डीआईजी, फिर आईजी, फिर एसपी, डीएसपी, सीआई, एएसआई, एसआई, एएसआई, फिर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आकार कैसा होगा, पिरामिडनुमा। और अगर इसी चीज़ को मैं अगर सीडी में कन्वर्ट कर दूं तो इस तरीके से सीढ़ी नुमा इसकी आकार हो सकता है। ऊपर वाले लोगों के पास में अथॉरिटी ज़्यादा, नीचे वाले लोगों पे काम ज़्यादा। ओके, नीचे वाले लोगों की संख्या ज़्यादा, ऊपर वाले लोगों की संख्या कम। अगर परिभाषा देखें तो कार्यपालिका में सफल कार्यान्वयन एवं उत्तरदायित्व यानी जवाबदेही के संतुलन के लिए उच्च अधिकारियों से लेके अधीनस्थों की श्रृंखला पद सोपान कहलाती है। तो ये जो श्रृंखला है, इस तरीके से जो सीरीज बन रही है, या इस तरीके से जो सीरीज बन रही है, ये क्या कहला रहा है, पद सोपान। तो ये परिभाषा आप रट लेना। ओके, कार्यपालिका में सफल क्रियान्वयन के लिए और उत्तरदायित्व के संतुलन के लिए उच्च अधिकारियों से लेकर अधीनस्थों की श्रृंखला जो क्या कहलाती है, पद सोपान कहलाती है। अधीनस्थों की संख्या, ओके, अधीनस्थों की संख्या क्या कहलाती है, पद सोपान कहलाती है। अब 2-3 लोगों ने भी वही बात बोली होगी पर नाम के साथ में बोली है, तो देख लीजिए। व्हाइट ने बोला है पद सोपान में ऊपर से नीचे उत्तरदायित्व के कारण वरिष्ठ और अधीनस्थ का संबंध बनता है। पद सोपान में ऊपर से नीचे वरिष्ठ, ऊपर वाले वरिष्ठ, और अधीनस्थ उनके नीचे खाने, उनका एक उत्तरदायित्व संबंध बनता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है, और वो भी किस आधार पे, रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे बनता है। ठीक है, ये किसने बोलता है, एल डी व्हाइट ने। एक मिलेट करके व्यक्ति, उन्होंने बोला विभिन्न लोगों के प्रयासों का जोड़ क्या है, पद सोपान है। अब इन्होंने इतना बोला है, बाकी इसकी पूर्व परिभाषा में 4-5 लाइन अलग अलग लिखी हुई हैं, अलग अलग किताब में, इवन एनसीईआरटी में। बात तो वही है, चीज़ों को आप कैसे भी याद करने की कोशिश कर लीजिएगा। ये पॉइंट याद रख लेना, बाकी सब में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को घुमा देना बस। ओके, मुने और रिले ने बोला है ऊंचे व नीचे पदों की सुनियोजित व्यवस्था ऊपर से नीचे की ओर फैली हुई है। बात तो वही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक रूपता पाई जा रही है और सत्ता का हस्तांतरण भी हो रहा है ऊपर से नीचे। एक रूपता किस तरीके से पाई जा रही है, ऊपर से नीचे तक सिस्टम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से एक रूपता भी पाई जा रही है। और इसमें सत्ता का हस्तांतरण है, ऊपर वाले के पास में पावर है, नीचे के पास में थोड़ी कम पावर है, उसके बाद नीचे वाले पर और कम पावर है। और एक कॉन्सेप्ट जो लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, प्रत्यायोजन, वो इस पद सोपानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो पॉसिबल है। यहाँ सत्ता को नीचे की साइड में हस्तांतरित किया जा सकता है अथॉरिटी में। नाउ पद सोपान की विशेषताएं कोई स्पेशल नहीं है, जो मैं पहले बता चुका हूँ वही है। इससे क्या होगा, क्रियाकलापों का विभाजन हो जाएगा, हर व्यक्ति के पास में अलग अलग क्रियाकलाप निर्धारित हो जाएंगे। इसमें
डीआईजी के कार्य अलग निर्धारित हो जाएंगे, आईजी के कार्य अलग निर्धारित हो जाएंगे, एसपी के कार्य जिले लेवल तक के निर्धारित हो जाएंगे, एएसपी के अपना एएसपी या डीएसपी के कार्य जो है वो डिवीज़न लेवल तक के हो जाएंगे, फिर सीआई का सर्कल इंचार्ज लेवल तक के हो जाएंगे। फिर इस तरीके से जो है वो संगठन के क्रियाकलापों का क्या हो गया, विभाजन हो गया। आकार क्या है, पिरामिडनुमा है, बहुस्तरीय, ऊपर से नीचे अलग अलग स्तर बने। इसमें स्तरीय सत्ता है, सत्ता का भी डिवीजन है, किसी के पास में उच्च स्तरीय, किसी के पास में निम्न स्तरीय। उच्च अधीनस्थों की एक श्रृंखला को क्या बोला जाता है, पद सोपान। और कुछ भी याद नहीं रहे तो ये वाला लाइन आप याद रख लेना। किसी भी संगठन में कार्यों के संपूर्ण और सही तरीके से संचालन के लिए उच्चस्थ एवं अधीनस्थ की श्रृंखला को पद सोपान कहा जाता है। ओके, बस सीधा सीधा ये पॉइंट याद रख लेना। उसके बाद में सत्ता एवं उत्तरदायित्व का तालमेल रहता है। सबको अपनी अथॉरिटी और सबको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता रहता है, वो उसी आधार पे काम करते हैं, उससे बाहर नहीं करते तो उल्लंघन का अभाव रहेगा। अगर सीआई को पता है कि मेरा काम जितना है, जितनी मेरे पास में अथॉरिटी है, जितनी मेरे पास में उत्तरदायित्व है, तो मुझे वही फॉलो करने, ना कि मैं एसपी वाले और आईजी वाले काम करने लग जाऊं। ठीक है, हर व्यक्ति को अपने जो है वो कार्यों का आभास रहता है इसमें। ओके, और इससे उल्लंघन का अभाव होता है, उल्लंघन कर ही नहीं सकते, उनको आदेश बता, और आदेश की एकरूपता बनी रहती है, यूनिटी ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये हम कमांड या यूनिटी ऑफ ऑर्डर एक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। बहुशाखीय यहाँ पे एक शब्द आएगा, तो इन चीज़ों को देख लीजिए। ये अपना पिरामिड है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिरामिडनुमा ऊपर से नीचे की साइड में। और इसी चीज़ को हम बहुशाखीय, पिरामिड तो बोल सकते हैं, बहुशाखीय भी बोल सकते हैं। बहुशाखा कैसे, इस तरीके से एक डिपार्टमेंट है, एक बड़ा डिपार्टमेंट, मान लीजिए कि ये डिपार्टमेंट अपना, वही एग्जांपल के रूप में मैं क्या ले रहा हूँ, आईजी डीआईजी वाला ले लेता हूँ, या इसे पंचायती राज में भी ले सकते हो, वित्त मंत्रालय में ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डीआईजी। डीआईजी के अंदर 4-5 आईजी आएंगे या 7 आईजी आएंगे, जितने भी संभाग होंगे उसके आईजी आएंगे। ठीक है, अब हर आईजी के नीचे उनके हर जिले के जो है वो अलग अलग एसपी आएंगे, तो इसमें एक शाखा बन की गई, फिर इसके नीचे और 4 लोग आएंगे, तो ये क्या बनती जा रही हैं, शाखाएं बनती जा रही हैं। इसके नीचे 4 लोग आएंगे, फिर इनके नीचे 4-4 लोग आएंगे, फिर हर 4 लोगों के 3 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, तो ये क्या है, बहुशाखीय जो है वो पद सोपान की व्यवस्था होती है। पद सोपान का आधार, अब पद सोपान किस आधार पर बनाया जा सकता है, तो 4 आधारें रटे हुए होने चाहिए। वेतन के आधार पे भी पद सोपान बना सकते हैं, भैया जिसको ज़्यादा वेतन उसको सबसे ऊपर रख दो, सबसे कम वेतन वाले को सबसे नीचे रख दो। और निश्चित सी बात है, ज़्यादा वेतन वाले तो कम लोग ही होंगे और कम वेतन वाले ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, तो ये अपने आप में पिरामिड बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो एक तो क्या आधार हो सकता है कि हम किस आधार पर बना दें, वेतन कितना मिलता है कर्मचारियों को। ओके, दूसरा प्रतिष्ठा, यानी प्रतिष्ठा एक तरीके से हम सत्ता से जोड़ सकते हैं इसे, सत्ता, प्रतिष्ठा या सत्ता। ठीक है, तो जिसकी ज़्यादा प्रतिष्ठा उसको ऊपर वाले पावर पे रखते जाएंगे और जिसकी कम प्रतिष्ठा वो नीचे वाले में। ये अगर पद सोपान का विभाजन कर रहा हो, किसको कितना कार्य मिल रहा है तो उस आधार पे भी, या किसका कार्य का नियंत्रण का क्षेत्र कितना बड़ा है उस आधार पे भी ये जो है वो, और कार्य कुशलता किस तरीके से वो कर रहे हैं तो उसके आधार पे। तो पद सोपान को हम अगर डिवाइड करने की कोशिश करें तो नॉर्मली 4 प्रकार के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं, वेतन, प्रतिष्ठा, कार्य और कार्य कुशलता, एफिशिएंसी, यानी उसको कितना कार्य मिल रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी प्रतिष्ठा कितनी है, उसका वेतन कितना है, इन आधारों पे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आधार ये हुए, तो निश्चित सी बात है प्रकार भी यही होंगे। ठीक है, कैसे, वेतन आधारित पद सोपानिक व्यवस्था। ठीक है, कहीं कुशलता आधारित पद सोपानिक व्यवस्था। ठीक है, किसके पास में कितनी एफिशिएंसी है उस आधार पे। कहीं पे प्रतिष्ठा के आधार पे पद सोपानिक व्यवस्था, कहीं पे कार्यात्मक पद सोपान, कितना अधिकार कितना उत्तरदायित्व। तो नॉर्मली आप जब भी कोई भी संगठन में उत्तरदायित्व देखने जाएंगे, पद सोपान देखने जाएंगे, तो आपको ये वाला ज़्यादातर कंडीशन में मिलेगा। यहाँ पे कार्यात्मक में ऑटोमेटिक अधिकार यानी सत्ता यानी पावर का पता चल रहा है, तो ज़्यादातर कंडीशंस में आपको कार्यात्मक फंक्शनल हायरार्की देखने को मिलेगी, किस व्यक्ति के पास में कितनी अथॉरिटी है। अगर अथॉरिटी ज़्यादा तो उसे सबसे ऊपर रखा जाएगा। अगर प्राइवेट कंपनी के रूप में हम देखने की कोशिश करें तो कोई भी कंपनी है तो उसमें सबसे ऊपर होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो टॉप मैनेजमेंट होता है। फिर मिडिल मैनेजमेंट में लोग आते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है,
उसके बाद में उसमें डिपार्टमेंट बने होंगे, तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। प्रोडक्ट्स लाइन एंड सर्विस मैनेजर भी होते हैं, तो ये मिडिल मैनेजमेंट होते हैं। फिर उसके बाद में फर्स्ट लाइन के मैनेजर्स होते हैं, जिसमें प्रोडक्शंस के, सेल्स के, R&D डिपार्टमेंट के, HRM डिपार्टमेंट के, अकाउंटिंग सुपरवाइज़र, ठीक है। और उसके बाद में नॉर्मल जॉब वर्कर्स होते हैं, लाइन जॉब्स, स्टाफ जॉब्स, ये लोग जो हैं वो कार्य करते हैं। ओरिजिनली कार्य करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये लोग तो मैनेज कर रहे हैं मोस्टली। ओके, ये मैनेजर्स हो सकते हैं डिपार्टमेंट के, ये जो है वो जनरल मैनेजर्स हो सकते हैं, और ये CEO हो सकता है, ठीक है। कार्य कौन हो रहा है, यहाँ पे नीचे हो रहा है। और ये कैसी व्यवस्था है, पद सोपानिक व्यवस्था है। और नॉर्मली ये जो डिवाइड किया गया है वो किसके आधार पे है, कार्यात्मक फंक्शनल आधार पे जो है वो ये डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर विजन होता है ऊपर वाले लोगों का, ठीक है। I'm learning how to choose the right audio apps for you. Which one do you want? तो ऐसे ही यहाँ पे सबसे ऊपर विजन होता है, जो CEO होता है वो विजन रखता है, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं वो मिशंस रखते हैं, उसके बाद गोल्स रखे जाते हैं, स्ट्रेटजी बनाई जाती है, टैक्टिक्स यूज की जाती हैं, और लास्ट में एक्शन प्लान यूज किया जाता है कर्मचारियों के द्वारा। तो ये पद सोपानिक व्यवस्था है। अब पद सोपानिक व्यवस्था के लाभ या महत्व पूछ ले तो ये 5, 6, 7 जो भी रट जाएं, इनमें से सब नॉर्मल से हैं, इनमें कुछ भी समझने समझाने का नहीं है। संगठन को अविभाज्य बनाना, पूरा संगठन एक साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। संगठन जो है वो एक कंट्रोल में आ गया, ओके। इससे फ़ायदा ये हो गया एक दूसरे से सब लोग जुड़ चुके हैं। उसके बाद में संगठन में समन्वय बन गया इस पद सोपानिक व्यवस्था से। अब ये चीज़ जो लाभ है इनको आप नेगेटिव भी बोल सकते हो। संगठन कहीं ना कहीं विभाजित भी हो रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, या अलग अलग पद के आधार पे लोगों में, या अलग अलग कार्य के आधार पे। अब बोले समन्वय तो हो रहा है, लेकिन समन्वय के साथ साथ में एक दूसरे के साथ में भेदभाव या ऊंच नीच का भाव भी आ रहा है। एक रूपता रहेगी, इससे अच्छा फ़ायदा ये है कि ऊपर से नीचे एक रूपता रहती है। एक व्यक्ति एक दूसरे एक जो है ऑर्डर दिया जा रहा है तो निम्न स्तर अधिकारी उसको फॉलो कर रहा है। इसमें ये नॉर्मल सी बात है कि अगर पद सोपानिक व्यवस्था यूज कर रहे हो तो आप जो है वो अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, प्रत्यायोजन कर सकते हो। तो यानी विकेंद्रीकरण भी समन्वयन हो सकता है, किया जा सकता है। इसमें संप्रेषण की व्यवस्थित प्रणाली है। संप्रेषण की व्यवस्थित प्रणाली मतलब नीचे वाला कांस्टेबल ऊपर वाले को बताएगा, हेड कांस्टेबल को, फिर वो SI को बताएगा। ये पूरी एक कम्युनिकेशन की ऊपर तक प्रणाली जाती है, तो संप्रेषण की एक व्यवस्थित प्रणाली भी बन जाती है। मध्यस्थों की कमी रहती है, इसमें कंटिन्यूसली एक के बाद एक ऊपर जाते हैं, और वो सिर्फ अपने उच्च अधिकारी को बताया जाता है। इसने अपने उच्च अधिकारी को बताया, उसने अपने उच्च अधिकारी को बताया, उसने अपने उच्च अधिकारी को, तो ये कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। उसके बाद में उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही का निर्धारित रहता है। हर व्यक्ति के पास में अथॉरिटी रहती है और हर व्यक्ति के पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो उन्हें पता होता है कि मेरा काम क्या है और मुझे किसको जवाब देना है। इसमें आदेश की एकता बनी रहती है। नीचे वाला व्यक्ति कांस्टेबल नॉर्मली उससे ऊपर जो ASI या हेड कांस्टेबल होगा उसके ही रूल को फॉलो करेगा, वो जो बोलेगा उसको फॉलो करेगा, ठीक है। कभी भी डायरेक्टली DG जो है वो कांस्टेबल को आदेश नहीं देते हैं, ठीक है। वो कांस्टेबल को आदेश उसका हेड कांस्टेबल या ASI ही देने वाला है, ओके। संगठन में अपनत्व की भावना रहती है। अब इस चीज़ को आप नेगेटिव में बोलें तो इसमें संगठन में बिखराव की भावना भी रह सकती है। अपनत्व की भावना का पॉइंट कैसे बोला, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ऐसा लग रहा है अपनत्व की भावना। और आपसे पूछे कि बिखराव की भावना, बोले ये सिर्फ इससे जुड़ा है और ऊंच नीच का भाव आ रहा है, तो एक दूसरे से द्वेष भी हो सकता है इनके अंतर्गत, ठीक है। तो ये इसमें पॉइंट है पॉजिटिव। और मैंने हमेशा बोला है कि जो भी अपना पब एड है इसमें ज़्यादातर जो पॉजिटिव पॉइंट है उनमें से कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट आप निकाल लीजिएगा। अगर आपने याद कर लिए, ये याद कर लीजिए, इसमें कुछ भी समझने का समझाने का स्पेशल है नहीं, ठीक है। एक संगठन जो है वो पूरा का पूरा सिस्टमेटिक बन चुका है। इस पद सोपानिक व्यवस्था के समन्वयन हो रहा है, एक रूपता रहती है, डेलीगेशन संभव है, संप्रेषण अच्छा हो गया, उत्तरदायित्व सबका फिक्स हो गया, आदेश की एकता रहती है, आदेश में और संगठन में अपनत्व रहता है। इसके दोष, तो इसके कुछ आलोचक भी रहे संगठन के कि संगठन मत बनाओ, डायरेक्ट सिस्टम काम करो, एक ऊपर ऊपर अधिकारी हो, एक या कर्म मालिक हो और उसके नीचे सीधे सीधे सारे कर्मचारी हों। लेकिन उससे फिर क्या होगा, वो संगठन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। उसमें ना तो मिशन रहता है, ना उसमें विजन रहता है, ना उसमें स्ट्रेटजी रहती है,
ना उसमें टैक्टिक्स यूज की जाती हैं और ना ही प्लान बनाए जाते हैं, तो उससे काम देर भी हो सकते हैं और लॉन्ग रन तक वो कंपनी फेल भी हो सकती है। इसलिए नॉर्मली पद सोपानिक व्यवस्था बनाना ज़रूरी होता है। हर व्यक्ति को उसकी सत्ता या अथॉरिटी डिसाइड की जाती है, हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व डिसाइड किया जाता है, हर व्यक्ति को उसके कार्य डिसाइड किए जाते हैं, ताकि नीचे तक एक पूरा सिस्टम बन जाए और सबसे नीचे लेवल पे जो कर्मचारी है वो अपना काम पूरा कर सके। ओके, कमियां क्या है? बोले कठोरता है इसके अंदर। हाँ बोले कठोरता है, ऊपर से नीचे तक एक एक करके सिस्टम को फॉलो करे। गत्यात्मक संबंधों का अभाव है, ठीक है। फिक्स बने हुए हैं, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से बात करेगा और उससे ऊपर बात ही नहीं कर सकता। कार्य निष्पादन में देरी, बोले हाँ होने वाली है, क्योंकि आप यहाँ डीआईजी ने कुछ काम बोला है और कांस्टेबल से वो काम करवाना है, तो ऊपर से नीचे एक एक करके सब चीज़ पहुँचेगी, फिर उसके बाद में कांस्टेबल उसको कर देगा, तो फिर एक एक करके इन्फॉर्मेशन ऊपर की साइड में पहुँचेगी, तो काम होने में देरी लगेगी ही। इसमें लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार को फैलावा होता ही है। मतलब जिस काम को तुरंत हो सकता था, कि जिस काम को ये व्यक्ति डायरेक्ट मान लीजिए कि हेड कांस्टेबल था वो कर सकता था, लेकिन अगर वो कहीं मैसेज यहाँ ऊपर लेवल पे पहुँचा है तो ऊपर से पूरा सिस्टम से आएगा, वो आदेश नीचे जाएगा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे आदेश जाएगा, ठीक है। तो पूरा एक सिस्टम से चलता है, इसके कारण लेत लतीफ़ी होती है और लाल फीताशाही का डेवलपमेंट होता है, और फिर जल्दी कराने के चक्कर में, नंबर 2 में कराने के चक्कर में करप्शन भी होता है। स्वरूप जो है एक तरीके से मशीन बन गया, मैकेनाइज्ड बन गया, तो मानवीय भावनाएं नहीं है, सब एक दूसरे के साथ में एक रोबोट की तरह जुड़े हुए हैं, मानवीय भावनाओं की कमी है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, पद सोपान नेसेसरी है किसी भी संगठन के लिए, बस सीधी सी बात है, ठीक है। उसके 50 फायदे गुना लो, 50 नुकसान गुना लो, बस है जरूरी, बस सीधी सी बात ही है। फिर भी अगर नेगेटिव पूछना है तो 2-5 याद कर लेना, बस सीधी सी। उच्च निम्नस्थ का भेद होगा ही होगा यार, उसके पास में किसी के पास में वेतन जाता है, नीचे वाले के पास में वेतन कम है, तो उच्च निम्न का भेद होगा, लेकिन ये कमी नहीं है, ये सिस्टम ऐसे ही काम करते हैं। अगर इस तरीके से पद सोपान नहीं बनाएंगे तो सिस्टम काम नहीं करेगा, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। इनमें समझने का कुछ नहीं है, आकस्मिक स्थिति में अनुपयोगी हो जाता है। मान लीजिए कि डायरेक्ट अगर किसी एक व्यक्ति से काम है और ऊपर वाले व्यक्ति के पास में सूचना है, तो फिर धीरे धीरे आएगी पूरी प्रोसेस, और हमें काम आकस्मिकता में करवाना है तो अनुपयोगी होगा पूरा सिस्टम ही, पूरा सिस्टम ही अनुपयोगी होगा। मान लीजिए कांस्टेबल के पास में पावर है, कांस्टेबल के पास में उतना वो है कि वो उस कार्य को कर सकता है, लेकिन उसके लिए ऊपर वाले आदेश चाहिए, तो फिर वो पहले ऊपर मैसेज जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो फिर आकस्मिक स्थिति में तो उसका कोई उपयोग ही नहीं रहा, सारा काम कितना हो रहा है लेट लतीफ़ी के साथ में। तो ये इसकी क्या है, कमियां हैं, ठीक है। उर्बिक ने बोला पद सोपानिक संचार घर में बनी नाली के समान है। नाली के समान, बोले नाली जा रही है आपके घर में, अब इसमें कूड़ा कचरा सब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब नाली का पानी बड़े धीरे धीरे गति से बहता है, तो ये नाली के समान है। ये इसने इसकी आलोचना की थी, और किसने की थी? उर्बिक ने की थी, ठीक है। तो ये इसकी नेगेटिव्स हो गए, इधर की साइड में पॉजिटिव्स हो गए। इसमें समझने का और समझाने का ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको बेसिकली समझा दिया। लाभ और कमियां आपको रटनी ही होंगी, बाकी कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया ना तो लाभ कमियां रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद से माइंड अपने आप निकालने लग जाएगा। दूसरा पॉइंट है आदेश की एकता। मैंने आपको पहले भी समझाया था, उच्च अधिकारी को आदेश देने का अधिकार व अधीनस्थों द्वारा अनुपालना का आवश्यकता होती है, या आवश्यक है अनुपालना। उच्च अधिकारी तो आदेश देगा और अधीनस्थ उसका पालन करेगा, ये तो किसी भी संगठन का नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन अब इसमें उन्होंने बोला है कि आदेशकर्ता या स्वामी जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, ये जो आदेश दे रहा है वो एक होना चाहिए निम्न व्यक्ति के लिए, बस। ये 2, 3, 5 नहीं हो सकते। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो अधीनस्थ है, ये व्यक्ति, इसके ऊपर आदेश देने वाला एक होना चाहिए। ये क्या कहलाता है? यूनिटी ऑफ कमांड। अगर आदेश देने वाले 5 लोग हो गए तो फिर ये काम ही नहीं कर पाएगा, किसका कहना मानेगा? सबके बराबर में, ठीक है। तो ये है आदेशकर्ता यानी स्वामी एक होना चाहिए, एक स्रोत होना चाहिए, जहाँ से आदेश आ रहा है वो एक सोर्स होना चाहिए, दैट्स इट। अगर हेनरी फोर्ड की बात अनुसार परिभाषा पूछे कि आदेश की एकता, एक सिद्धांत जिसमें कर्मचारी को एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाए। ये किसने बोला? हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ज़्यादातर पब एड में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो हर जगह आपको फोर्ड के नाम सुनने को मिलेगा। फिकनर और प्रेस्ट नाम के 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने भी कुछ परिभाषा दी है आदेश की एकता की। उन्होंने बोला है किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही नेता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। बात वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, इसमें भी तीनों एक चीज़ें, ठीक है। बट किसी नाम से बोल दिया तो ठीक है, आप देख लेना, रट लेना। बाकी की कॉन्सेप्ट क्या रहा कि एक उच्चाधिकारी और एक अधीनस्थ कर्मचारी, दोनों को मिलाएं हम तो आदेशकर्ता सिर्फ एक होना चाहिए। ऊपर वाला आदेशकर्ता जो उच्च अधिकारी वो एक होना चाहिए, यानी एक ही उच्च अधिकारी द्वारा कर्मचारी को आदेश दिया जाएगा, ना कि 2-3 उच्च अधिकारी आदेश दे रहे होंगे। ओके,
विशेषताएं अगर आपसे कोई पूछ ले, ये पद सोपानिक व्यवस्था के बहुत निकट है। अब पद सोपानिक व्यवस्था में ये सिस्टम बना हुआ था और उसमें ये कहा गया था, इस तरीके से सिस्टम जो बना हुआ था कि ये वाला जो व्यक्ति है ये वाले नीचे वाले व्यक्ति को आदेश देगा, तो ये ऑटोमेटिक पद सोपानिक व्यवस्था का ऑटोमेटिक भाग ही हो गया ये, क्योंकि पद सोपानिक व्यवस्था में एक व्यक्ति को ही आदेश देता है। ठीक है, एक उच्च अधिकारी एक कर्मचारी को ही आदेश देता है। तो पद सोपानिक व्यवस्था के दो परस्पर विरोधाभासी स्थिति में एक व्यक्ति का आदेश मान्य होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर 2-3 लोग होते तो विरोधाभास बनता, सेम पोस्ट के लोग हैं तो सीधी सी बात है, अब एक ही व्यक्ति आदेश दे रहा है तो उसका फॉलो करना पड़ेगा। प्रत्येक कर्मचारी की उच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेही होती है, एक ही उच्च अधिकारी के प्रति उच्च जवाबदेही। उसके बाद में उच्च अधीनस्थों में प्रभावपूर्ण संबंध की भी स्थापना होती है। बोले इसी का आदेश और इसी का पालन करना, तो हो सकता है लंबे टाइम तक बातचीत चलती रहे तो अच्छे रिलेशन भी बन जाएं। ठीक है, ये विशेषताओं में लिखा हुआ है, हो सकता है कि वो रिलेशन अच्छे भी नहीं बने, तो ये पॉइंट विशेषताओं में पूछे तो अच्छे बोल देना है, नहीं पूछे नेगेटिव में पूछे तो बोल देना, दोनों में द्वेष भी हो सकता है। ठीक है, तो आदेश की एकता को प्रभावित करने वाले तत्व, अब सबसे इंपॉर्टेंट कि आदेश की एकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, तो सहायक अभिकरणों ने उपयोगिता खत्म की है। ठीक है, विशेषज्ञ अभिकरण की आवश्यकता ने विशिष्टीकरण पर जोर दिया है। तो आज के टाइम पे कुछ जो है वो इस पे फोकस किया जा रहा है कि आदेश की एकता को जो है वो कम किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय सरोकारों ने प्रभाव डाला है। बहुल कार्यपालिका के कारण प्रासंगिकता पे विपरीत असर पड़ा है। विकास प्रशासन के आदेश में बहुस्रोत होने से उपयोगिता को नकारा हुआ है। तो आदेश की एकता को अभी नेगेटिव टर्म में अगर दिया जाए तो बहुत सारा ये है कि पहला पॉइंट इसमें बोला है सहायक अभिकरणों के उपयोगिता खत्म की है। तो नॉर्मली अभी क्या हो गया है कि एक उच्च अधिकारी जो हैं और उसके सहायक अधिकारी 3 अधिकारी 4 अधिकारी इस तरीके से होने लग गए हैं, तो उनके कारण जो है वो आदेश की एकता जो है वो कमज़ोर होने लगी है। ठीक है, उसके मान लीजिए प्रिंसिपल है तो उसके 22 प्रिंसिपल और ये होंगे और नीचे कर्मचारी तो जो हैं वही हैं, तो उनके पालना करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से हैं, प्रभावित करने वाले तत्व हैं, याद करने की कोशिश करनी है आपको। ओके, यूनिटी ऑफ कंट्रोल कमांड मैंने समझाया हुआ है यहाँ पे, यूनिटी ऑफ कमांड को, यूनिटी ऑफ कमांड, एन एम्प्लॉय इज रेस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपरवाइजर, वो इन टर्म इज रेस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपरवाइजर एंड सो ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। बस सीधा इसने क्या बोला है कि एक एम्प्लॉय जो है ऊपर वाले एक जो है वो ऑफिसर के लिए जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, ऐसे ही नीचे वाला ऊपर वाले के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये जो सिस्टम है जो है वो बनाया हुआ है। ओके, ये प्रॉपर तरीके से सिस्टम है। ओके, ये क्या कहलाएगा अपना यूनिटी ऑफ कमांड। ये वाली अगर हमें आप देखने की कोशिश करें तो इसमें भी यही मिलेगा, एक व्यक्ति इधर एक व्यक्ति को आदेश दे रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये आदेश दे रहा है वो ठीक है, अगर मान लीजिए इस व्यक्ति को ऑर्डर फॉलो करना है, नीचे वाले इस व्यक्ति को ऑर्डर फॉलो करना है इस वाले को, तो ये इसी व्यक्ति का ऑर्डर फॉलो करेगा, ना कि इसके। हो सकता है दोनों की पोस्ट सेम है तो ये ऑर्डर दे दे, लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ अपने ही बॉस का ऑर्डर फॉलो करेगा, भले ही उनके पद सेम हो तो भी उन दूसरे व्यक्ति का ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। ये क्या होता है, आदेश की एकता। ओके, अब आदेश की एकता के आवश्यकता या लाभ क्या है, तो आवश्यकता हेनरी पॉल ने कहा है कि इंसान जीव जगत में संगठन समाज के सुचारू संचालन के लिए आदेश की एकता फायदेमंद है। और लाभ क्या है, सत्ता यानी प्राधिकार में आदेश अनुपालना व जवाबदेही का निश्चयन रहता है। ठीक है, ऊपर से नीचे फिक्स रहता है कि किसके पास में कितनी अथॉरिटी है, तो एक व्यक्ति अपनी अथॉरिटी का पता होते हुए ही नीचे वाले कर्मचारी को जो है वो आदेश देता है। ठीक है, उसका एक निश्चय रहता है कि हाँ भाई इसको मैंने आदेश दिया है, इसी से मुझे जवाबदेही लेनी है, तो जिसको आदेश मिला है वो अनुपालन करेगा। एक व्यक्ति एक स्वामी सिद्धांत का जो फॉलो होता है और इससे अनुशासन बना रहता है। अंतर विरोधों की समाप्ति हो जाती है, जैसा कि पहले बता रहा था मैं कि अगर एक कर्मचारी को 2 अधिकारी आदेश देने लग जाएंगे तो फिर अंतर विरोध होगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो वो विरोध समाप्त हो जाएगा। संगठन में एक रूपता बनी रहेगी ऊपर से नीचे, संगठन में कार्यकुशलता बढ़ेगी, मितव्ययता और दक्षता प्राप्त होगी, उलझन भ्रम और शंका की समाप्ति हो जाएगी। इस व्यक्ति के बंद में कोई भी द्वंद्व नहीं रहेगा, इसे पता है कि मैं इसके प्रति जवाबदेह हूँ बस। ठीक है, बात खत्म। अब वो उसी के लिए काम करेगा, कोऑर्डिनेशन से काम होगा। ये पॉजिटिव पॉइंट है, अगर इनमें से कमी निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं, वही जो पॉजिटिव है उनको निकाल के। इसमें अगर कमी निकालती हो तो ये विशिष्टीकरण का विरोधी है। ठीक है, इसमें जनरलाइजेशन हो रहा है, इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो एक तरीके से स्पेसिफिकेशन का विरोधी है। फिर इसमें बोला हुक्म की सर्वोच्चता और मात हाथ पे जोर, यानी कि जो निम्न अधिकारी है उस पर तो ऑर्डर दिए जा रहे हैं और हुक्म मजे ले रहा है,
तो बाकी पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है। इसका यह बोला जा रहा है कि अब लेकिन ये हुक्म आगे जाके खुद जो है वो निम्नस्थ कर्मचारी बन रहा है, ठीक है। तो अगर कमी की अगर पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे ऊपर वाला अधिकारी जोर चला रहा है, नीचे वाले लोग पे काम करवा रहा है, ठीक है। ये व्यवहारिक या सर्वत्र नहीं है। कठोर अनुपालन संगठन में कठोरता उत्पन्न हो रही है, संगठन को रूढ़िवादी बनाता है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो हम ये पॉइंट खत्म करने लायक सोचें या आदेश की एकता को खत्म करने का सोचें, ठीक है। बट हाँ, जो पॉजिटिव है उनमें से ही नेगेटिव निकालने। हडसन के अनुसार वर्तमान जटिल परिस्थितियों में एक के आदेश को सर्वोच्चता सत्य नहीं है। ये इसके नेगेटिव में हडसन नाम के एक व्यक्ति ने भी पॉइंट बोला है कि एक व्यक्ति का आदेश ही जो है वो सर्वोच्चता, वो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही करवाया जाए, ओके। तो ये है आदेश की एकता की कमियां। अब इसमें एक सिद्धांत आता है आदेश की एकता में, सिद्धांत में गैंग प्लांक सिद्धांत, ठीक है। गैंग प्लांक सिद्धांत होता क्या है कि कोई संगठन है, मान लीजिए कि ये पूरा संगठन है, ठीक है। ऊपर ये अधिकारी ए है, उसके नीचे बी है, इधर सी है और डी है। एक डिपार्टमेंट में बी सी डी है, दूसरे डिपार्टमेंट में ई और एफ और जी, ये हो गए, ठीक है। या ऐसे मान लीजिए कि एक जिला इधर हो गया तो ये डीआईजी है, और नीचे इधर की साइड में या तो संभाग मान लेता हूँ, इधर संभाग एक दूसरा हो गया और इधर की संभाग दूसरा आईजी हो गया, ठीक है। ये ऊपर हो गया आईजी, फिर उसके नीचे एसपी आ रहे होंगे उसी दूसरे संभाग में, और फिर डीएसपी आ रहे होंगे। मान लीजिए कि एक डीएसपी को यहाँ पे एक डीएसपी को या एएसपी को, डीएसपी को दूसरे ज़िले के डीएसपी से काम पड़ गया, इस डीएसपी से काम पड़ गया, तो आदेश की एकता वाला सिस्टम क्या कहता है कि आदेश की एकता में एक हायरार्की फॉलो की जानी चाहिए कि तुम्हें जवाबदेही या किसी से बारे में बातचीत करनी है तो आप अपने उच्च अधिकारी से बात कीजिए। तो अगर यहाँ पे पहुँचना है इस डी को, तो क्या करता, वो पहले सी के पास जाता, सी फिर रिपोर्ट बी को देता, या जो क्वेश्चन होता उसे बी को देता, फिर बी ए को देता, फिर ए से ई एफ जी आता, फिर आपस में रिकॉर्ड होके वापस आता, ठीक है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता ये सिस्टम में, ठीक है। ये अपनी पदानुक्रम या ये जो अपनी पद सोपानिक व्यवस्था है, इसके नेगेटिव में मैंने पहले ही बताया हुआ है और आदेश की एकता में नेगेटिव में बताया हुआ है। गैंग प्लांक कहता है कि अगर दो व्यक्ति समान पोस्ट पे हैं तो वो सीधा सीधा संबंध बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डीएसपी दूसरे जिले के डीएसपी से सीधे सीधी बात कर ले, ये क्या कहता है, गैंग प्लांक नाम का एक व्यक्ति है, वो अपना एक पॉइंट रखता है, ठीक है। तो गैंग प्लांक क्या है? गैंग प्लांक समन्वयन की एक व्यवस्था है, कोऑर्डिनेशन की एक व्यवस्था है, जिसमें एक विभाग उप विभाग का अधिकारी सीधे दूसरे उप विभाग से संपर्क कर लेता है, और ये क्या कहलाता है, गैंग प्लांक कहलाता है। बस सीधा सा पॉइंट याद रख लेना, गैंग प्लांक क्या कर रहा है, ये जो पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे करके फॉलो आ रहा है, इसको तोड़ करके और डायरेक्ट समन्वयन बनवा रहा है दोनों लोगों के बीच में, ये क्या कर रहा है, गैंग प्लांक कर रहा है, ओके। बस इतना ध्यान रख लेना, ये परिभाषा याद रख लेना, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं नियंत्रण का क्षेत्र। नियंत्रण का क्षेत्र, स्पेन ऑफ कंट्रोल, मैंने पहले भी बताया था। किसी भी संगठन की सफलता तभी संभव है जब कार्य व्यवहार संयमित संतुलित हों और नियंत्रण की वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाए, ठीक है। अब नियंत्रण क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, एक उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को आदेश दे के उसका सक्रिय पालन करवाने की एक निश्चित सीमा होती है। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है। एक मैनेजर के नीचे 5, 6, 7, 8 में ही काम कर सकते हैं, एक मैनेजर 50 लोगों को नहीं संभाल सकता, ठीक है। तो आदेश देना, उनसे काम करवाना, उनसे रिपोर्ट लेना और उनसे जवाबदेहिता जो है वो निश्चित करना, ये एक जो है वो उच्च अधिकारी का जो है वो रूल रहता है। लेकिन वो कितने कर्मचारियों को संभाल सकता है, यानी ये कितनी लिमिट तक लोक प्रशासन में उन लोगों को कंट्रोल कर सकता है, अधीनस्थों को, ये क्या कहलाता है, नियंत्रण का क्षेत्र कहलाता है। यानी ये लिमिट जहाँ लोक प्रशासन में ये जो है वो अधीनस्थों को कंट्रोल करना, एक निश्चित सीमा, वो क्या कहलाती है, वो नियंत्रण का क्षेत्र कहलाती है। स्पेन का मतलब होता है विस्तार करना, तो किसी भी अधिकारी का कितना विस्तार है, ये क्या कहलाता है, स्पेन ऑफ कंट्रोल। नॉर्मली स्पेन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये हो गया, सीधी सी बात है, एक अधिकारी के अंडर में कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए डीआईजी है तो उसके नीचे सभी संभागों के आईजी आ गए, ठीक है, और दूसरे सभी संभागों के आईजी आ गए, ठीक है, इस तरीके से आईजी आ गए। तो ऊपर वाले जो पोस्ट पे होंगे उसका तो स्पेन ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके नीचे वाला स्पेन ऑफ कंट्रोल भी इसके स्पेन ऑफ कंट्रोल में आएगा, ठीक है, इसके स्पेन ऑफ कंट्रोल में आएगा। लेकिन डायरेक्ट ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए यहाँ हेड कांस्टेबल है, इस हेड कांस्टेबल के नीचे 4 कांस्टेबल आते हैं, तो इस हेड कांस्टेबल का स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या हो गया, 4, यानी ये संख्या है
यानी ये लिमिट है कि कितने लिमिट तक जो लोगों यानी कर्मचारियों को कंट्रोल कर सकता है कोई एक व्यक्ति, ये क्या कहलाता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। सीधा सीधा अंतर यहाँ से आप समझ सकते हो। नॉर्मली एक हेडमास्टर, ठीक है, उस हेडमास्टर के अंतर्गत कितने अध्यापक आ रहे हैं, ये उस हेडमास्टर का, मान लीजिए 6 से 7 आ रहे हैं, तो उस हेडमास्टर का स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ती जाएगी, टीचरों की संख्या 40-50 हो जाएगी, तो क्या होगा, वहाँ हेडमास्टर का कॉन्सेप्ट हटा करके वो प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल भी लाएंगे, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल भी लाएंगे। वाइस प्रिंसिपल के नीचे फिर वो क्या लाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के HOD लाएंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लाएंगे, ठीक है। अब ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर हैं उनके साथ में कांटेक्ट में रहेंगे, तो इनका स्पैन ऑफ कंट्रोल ये रहेगा। ओके, एक तरीके से स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, संख्या है। कुछ लोग जो है वो लोक प्रशासन के समर्थक या जो भी विचारधारा वाले लोग संख्या बोलते हैं कि 4 हो सकती है, 5 लोगों को कंट्रोल कर सकता है, 10 लोगों को कंट्रोल कर सकता है, बट ये कभी भी फिक्स नहीं की जा सकती। ये किस पे डिपेंड करेगा, व्यक्ति टू व्यक्ति। हो सकता है जो उच्च अधिकारी है उसकी कार्य कुशलता अधिक है, 24 आवर्स काम करने की क्षमता रखता है, हर समय एक्टिव रहता है, तो वो आदमी 50 लोगों को भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। दूसरा, जो निम्न काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी क्षमता पे भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जो हेड कांस्टेबल है वो 4 कांस्टेबल को देख रहा है, अगर ये 4 कांस्टेबल ज़्यादा ही निकम्मे काम ही नहीं करते हैं तो इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा ये। और अगर इसे अच्छे कांस्टेबल मिल जाए तो हो सकता है अच्छे अच्छे 10 कांस्टेबल को भी कंट्रोल कर दे, ठीक है। तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो फिक्स नहीं है, ये अलग अलग कंडीशंस पे डिसाइड होता है। और वो कंडीशंस क्या हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले तत्व, कि ये जो नियंत्रण का क्षेत्र की सीमा क्या हो सकती है, इसको कैसे डिसाइड किया जा सकता है। तो कुछ तत्व में परंपरागत व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्ति वाला आदमी है तो वो हो सकता है वो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर ले, ठीक है। अगर वो किसी एक जगह पे, मान लीजिए कि एक कंपनी और एक ही जगह पे लोकेटेड है, तो हो सकता है वो 40-50 लोगों को, मतलब ज़्यादा लोगों को, 50 लोगों को कंट्रोल कर ले वो। लेकिन एक कंपनी का एक हिस्सा एक ज़िले में है, दूसरा हिस्सा दूसरे ज़िले में है, तीसरा हिस्सा तीसरे ज़िले में है, तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उन ज़्यादा लोगों से जो है वो रिपोर्ट नहीं ले पाएगा। तो स्थान या दायरा अगर कंपनी का एक ही जगह पे जोग्राफिकल कंडीशन पे लोकेटेड है तो वो फिक्स रहेगा और वहाँ पे जो है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ सकता है। और अगर कंपनी अलग अलग जगह पे लोकेटेड है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होगा, ठीक है। अवधि के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे, कार्य प्रकृति के आधार पे, कि कार्य प्रकृति, अगर कार्य आसान है तो निश्चित सी बात है स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा, और कार्य कठिन है तो अंडर काम करने वाले लोगों को आसान तरीके से जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पारिवारिक परिस्थितियाँ ये भी डिपेंडेंट रहती हैं। पारिवारिक परिस्थितियाँ मतलब ये पारिवारिक परिस्थितियाँ दोनों के ऊपर डिपेंड रहेंगी। नॉर्मली जो उच्च अधिकारी है उसके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो वो 10 लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, वो 1-2 लोगों को ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर नीचे वाले जो निम्न अधिकारी हैं उनके घरों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो ये मनमानी करने लग जाएंगे, ऑफिस नहीं आएंगे, उस तरीके से रहेगा। तो पारिवारिक परिस्थितियों में स्पैन ऑफ कंट्रोल कम ज़्यादा हो सकता है। पर्यवेक्षण की टेक्निक्स, अब सुपरविजन की टेक्निक्स है, किस आधार पर टेक्निक्स की जा रही है, ये नवीनतम तत्व में भी शामिल हो जा सकता है, ठीक है। कि आप मोबाइल से ही 100 लोगों को कंट्रोल कर रहे हो या आप 1 to 1 जा के 100 लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, तो आसान कौन सा हो गया आपका, वो हो गया आपका मोबाइल से एक साथ में सबको कंट्रोल करना, ठीक है। जिसमें अपने नवीनतम तत्व आते हैं स्वचालन टेक्निक्स। मान लीजिए पहले किसी भी, ये ऐसे एग्जाम्पल से आप समझते हो, एजुकेशन का RES अधिकारी होता है, राजस्थान एजुकेशन सर्विस का, ठीक है, BEO जैसे होता है, तो वो पहले क्या करता था, स्कूल टू स्कूल जाके चेक करता था कि टीचर आए कि नहीं आए, ठीक है, वो चेक करता था। अब टेक्नोलॉजी इतनी हाई आ गई कि हर स्कूल के गेट पे जो है वो इलेक्ट्रिक जो है सिग्नेचर लग गया, आपको हर टीचर को अंगूठा लगाना पड़ेगा। अब आया है नहीं आया है वो किससे पता चल गया, अंगूठा से। तो जो अधिकारी है, एजुकेशन ऑफिसर है, वो बैठा हुआ सब पूरे स्कूलों को कंट्रोल कर सकता है। तो स्वचालन टेक्निक से, नवनीत टेक्निक से जो है वो इस स्पैन ऑफ कंट्रोल का दायरा बढ़ चुका है, ठीक है। संप्रेषण की प्रक्रिया एवं सूचना, अब कितनी फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है मोबाइल के तहत, अब जैसे मोबाइल से तुरंत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं, तो इसके आधार पे स्पैन ऑफ कंट्रोल जो बढ़ जाता है, ओके।
और विशेषज्ञों का उपयोग करके भी स्पैन ऑफ कंट्रोल को बढ़ाया जा सकता है। तो ये पॉइंट याद रखना, परंपरागत तत्व में व्यक्तिगत की उसकी क्वालिटी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, एरिया जोग्राफिकल कंडीशन कितना है, टाइम कितने देर के लिए है उस कंपनी का, उद्देश्य किस तरीके से है, कार्य की प्रकृति सरल है या कठिन है, पारिवारिक परिस्थितियाँ कितनी हैं कैसी हैं, उच्च स्तर की और निम्न स्तर की, पर्यवेक्षण की टेक्निक, सुपरविजन कौन सी टेक्निक की जा रही हैं, और क्या सुपरविजन के अंदर इसमें प्रत्यायोजन की सुविधा दी गई है या नहीं दी गई है। सुपरविजन में क्या होता है, एक व्यक्ति अपने काम को दूसरे लोग को ट्रांसफ़र कर देता है तो हो सकता है उससे जल्दी से जल्दी काम हो जाएंगे, ठीक है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा अधिक रहेगा जो उच्च अधिकारी होगा। तो परंपरागत तत्व याद रखना है, नवीनतम तत्व ये याद रखना है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ गया है। ओके, अब कोई आपसे स्पैन ऑफ कंट्रोल के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहे तो आप यह बताना, स्पैन का मतलब विस्तार, कंट्रोल यानी आदेश निर्देश, कर्मचारियों के आचार व्यवहार को सीमित करने वाली सत्ता। तो कितने लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है एक उच्च अधिकारी द्वारा, ये क्या कहलाता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। डिमॉक के अनुसार किसी उद्यम, उसके प्रमुख अधिकारी एवं सह अधिकारियों के बीच में सीधे और नियमित संचार संपर्क को नियंत्रण का क्षेत्र कहते हैं। तो ये डिमॉक ने ऐसी परिभाषा बोली है, रट लेना है। ओके, बाकी सेम बात बोली है, बस उसने उस चीज़ को कंट्रोल करने की जगह उसने क्या बोल दिया है, संचार संपर्क कितने लोगों से बना सकता है एक उच्च अधिकारी। ओके, नियंत्रण क्षेत्र की विशेषताएं, पद सोपान व्यवस्था में आदेश की एकता के निकट संबंध है इसमें। ओके, ऊपर से नीचे के साथ में कंट्रोल है। संगठन में आदेश की सीमा से संबंध है इसमें। संगठन में जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या निर्धारित हो जाती है, कितने लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक तत्वों का इसमें प्रभाव रहता है, अलग अलग इन पे डिपेंडेंट रहती है तत्व जो स्पैन ऑफ कंट्रोल को जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। कार्य की गुणवत्ता से सीधा संबंध रहता है। अगर एक व्यक्ति कम लोगों को कंट्रोल करके और उनसे अच्छे तरीके से कार्य करवा रहा है तो निश्चित सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन एक मैनेजर है 100 लोगों को कंट्रोल करने की बात कर रहा है और कर 5 को भी नहीं पा रहा है तो वहाँ पे गुणवत्ता डाउन होगी, ठीक है। अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो व्हाट इज इट, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू ए मैनेजर, ठीक है। इसे इस तरीके से बता सकते हो, एक उच्च अधिकारी और उसके नीचे 3 जो है वो यहाँ हेड कांस्टेबल और 3 उसकी 4 जो है उसके नीचे कांस्टेबल, ठीक है। तो इसने बोला है कि नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज, ये 4 कांस्टेबल की संख्या, ये क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है। ये रिपोर्टिंग किसको कर रहे हैं, अपने मैनेजर को या अपने ऑफिसर को, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपना नंबर ऑफ मैनेजर्स, इसके आधार पे जो है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल डिसाइड किया जाता है। ओके, तो ये अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल है। और स्पैन ऑफ कंट्रोल के पॉजिटिव मैंने विशेषताएं आपको बता दी, डिमॉक के अनुसार ये बता दिया, अर्थ ये बता ही दिया है, कॉन्सेप्ट आपको समझा ही दिया है। इसके बाद में स्पैन ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण के क्षेत्र में ग्रेकुनाज करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ अपने विचार दिए और उन्होंने विचार क्या दिए, उन्होंने भी एक पूरा कॉन्सेप्ट दिया, बोधि पन्ना लिखा, एक रिपोर्ट लिखी थी। उस रिपोर्ट का एक सार मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेकुनाज के अनुसार किसी संगठन में कार्यरत उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों के मध्य 3 प्रकार के संबंध होते हैं, ठीक है। ये ग्रेकुनाज बोल रहा है कि ये जो संगठन है, इस संगठन में कार्य करने वाले उच्च अधिकारी और जो निम्न कर्मचारी हैं उनके बीच में 3 प्रकार के संबंध होते हैं, ठीक है। जैसे ये ए, बी, सी, डी, ई, इस तरीके से हो गए। ओके, यहाँ पे एफ और यहाँ पे जी ऐसे मान लेता हूँ। तो इसमें 3 प्रकार के संबंध हैं। एक है डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध, ए टू बी का संबंध, ये डायरेक्ट है एक दूसरे के। डी टू ई का संबंध, ये डायरेक्ट है आदेश की एकता के अनुसार, तो ये कैसे हो गए, प्रत्यक्ष। दूसरा उन्होंने बोला है समूह का संबंध एक व्यक्ति के साथ में, प्रत्यक्ष समूह संबंध। तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट का, एक डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट जैसे बन रहा होगा, और डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति के साथ में संबंध, ठीक है, ये क्या हो गया, समूह का संबंध। और एक होता है तिर्यक संबंध। तिर्यक संबंध में इस तरीके से डी का सी से संबंध, जी का बी से संबंध, बी ई का एफ सी से संबंध, इस तरीके से जो है वो तिर्यक संबंध होता है, ठीक है। और अगर किसी भी संगठन में तिर्यक संबंध यानी क्रॉस जो रिलेशन है उनकी संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पे इस ग्रेकुनाज ने एक फॉर्मूला दिया था, उसमें बोला था कि अगर किसी भी संगठन में कर्मचारियों के बीच में तिर्यक संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, तिर्यक संबंधों की संख्या, तिर्यक इस तरीके से, ओके, एक दूसरे के साथ में, ठीक है, तिर्यक संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है, इस तरीके से हो सकता है पूरा का पूरा। तो ये उसने फॉर्मूला दिया, R इक्वल टू एन, फिर 2n/2 प्लस n-1, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने फॉर्मूला दिया। जहाँ R में उसने बोला कि तिर्यक संबंध, नंबर ऑफ रिलेशंस, n मतलब बोला नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ठीक है।
ये ऊपर उच्च अधिकारी और उसके नीचे n कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अगर काम कर रहे हैं तो 7 इंटू ये फॉर्मूला यूज करके कुल तिर्यक संबंध जो बन रहे हैं उसको निकाला जा सकता है। ये ग्रेकुनाज के द्वारा दिया गया था। अब ग्रेकुनाज का क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये ग्रेकुनाज जो बात कर रहा है वो किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, वो अपने स्पैन ऑफ कंट्रोल के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति का जो कंट्रोल या किसी व्यक्ति का रिलेशन है एक संगठन के अंतर्गत कितना हो सकता है। ठीक है, तो उसने बोला कि नॉर्मली 3 प्रकार से होते हैं, एक तो डायरेक्ट होते हैं, एक समूह का और कर्मचारी के साथ में होता है, ग्रुप का या डिपार्टमेंट का कर्मचारी के साथ में होता है, एक 1 to 1 कर्मचारी का एक दूसरे के साथ में होता है, तीसरा उसने बोला तिर्यक संबंध। अब तिर्यक संबंधों के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। एन क्या है, सबऑर्डिनेट्स की संख्या, जितने भी निम्नस्थ कर्मचारी हैं उनकी संख्या। ठीक है, एन क्या है, सबऑर्डिनेट्स की संख्या, एन एंड कोष्टक में 2n/2 प्लस n-1, ये जो है वो अपना फॉर्मूला किसका दिया है, जो भी अपने क्रॉस रिलेशंस बन रहे हैं किसी भी संगठन के अंतर्गत वो किसके द्वारा दिया गया, ग्रेकुनाज के। अब ग्रेकुनाज पे आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप कुछ अलग से रिगार्डिंग और भी बुक्स देख सकते हैं या गूगल कर सकते हैं, बट इतना याद रख लेंगे देन मोर देन इनफ है। ठीक है, यही पूछा जाएगा कि नियंत्रण के क्षेत्र पर ग्रेकुनाज के विचार या थॉट्स या ग्रेकुनाज ने क्या बोला ये पूछा जाएगा। तो ग्रेकुनाज के बारे में आप ये बोल देना, ग्रेकुनाज के अनुसार किसी भी संगठन में जो भी अधिकारी उच्चस्थ अधिकारी होते हैं और निम्नस्थ कर्मचारी होते हैं उनके बीच में नॉर्मली 3 प्रकार के संबंध बनते हैं, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली, ठीक है, उसके बाद में किसी ग्रुप का किसी डायरेक्ट व्यक्ति के साथ में यानी किसी डिपार्टमेंट का किसी व्यक्ति के साथ में, और सभी कर्मचारियों का अपने उच्च अधिकारी के अंदर में एक दूसरे के साथ में क्या, तिर्यक संबंध बनना। और तिर्यक संबंधों के लिए परिभाषा, ये जो डेफिनेशन है वो सूत्र है वो याद रख लेना। n सबऑर्डिनेट्स की यानी अधीनस्थों की संख्या है, n कोष्टक में 2n/2 प्लस n-1, ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लेना। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 बहुत आसान सा चैप्टर था। अब आप चाहो तो इसे कॉम्प्लेक्स बना लीजिए, बट मेरे हिसाब से बहुत शानदार था। अभी भी 1 मिनट के अंदर मैं रिवाइज कराना चाहूँ तो याद करा सकता हूँ। पद सोपान एक हायरार्की बन गई ऊपर से नीचे। नियंत्रण का क्षेत्र, एक व्यक्ति कितने लोगों को कंट्रोल कर रहा है। आदेश की एकता, एक कर्मचारी को एक अधिकारी ही आदेश दे सकता है, बस बात खत्म। अब इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सब सेम है, कोई भी खास अंतर नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर 5 नंबर में पूछे, वैसे 5 नंबर में नहीं बनने वाला, 2 नंबर का ही सवाल बनेगा मोस्ट प्रोबेबली इसमें से। ठीक है, तो वो आप कर लेना, PDF आपको डाल दी गई है। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 4 के साथ में।